मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बागेश्वर की पूनम की प्रतिभा को सराहा। पीएम ने कहा, पूरन की कला से बागेश्वर का नाम हुआ रोशन। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र अधिसूचना जारी। विधायकों ने सत्र के लिए अब 560 प्रश्न लगाए। उत्तराखंड की आधी आबादी को आगामी बजट से बड़ी आशाएं। शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के अधिकार की लोगों को आस। जोशीमठ में भू धंसाव बढ़ा। नृसिंह मंदिर मार्ग पर फूटा नया पानी का स्रोत। 1 घंटे तक लगातार बहा पानी, लोगों में दहशत। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद दायित्व का होगा ऐलान। पार्टी प्रभारी को सौंपी नामों की सूची। स्कूल ने 86 छात्रों को नहीं देने दी गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई ने लिया एक्शन, स्कूल की मान्यता की गई खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे विकासनगर की खबर से। स्कूल प्रबंधन को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा गया। छात्र की पिटाई मामले में स्कूल को नोटिस भेजा गया है। स्कूल के टीचर ने छात्र की बेरहमी से की थी पिटाई। विकास वैली इंटरनेशनल जूनियर हाई स्कूल का यह मामला है। स्कूल प्रबंधन को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। छात्र की पिटाई मामले में स्कूल को ये नोटिस भेजा गया है। स्कूल की टीचर ने छात्र की बेरहमी से की थी पिटाई। विकास वैली इंटरनेशनल जूनियर हाई स्कूल का ये मामला आपको बता रहे हैं। जन समस्याओं एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वाड़ में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 106 समस्याएं शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 76 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सामाजिक पेंशन आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करने और सरलता से विभागीय योजनाओं का आम आदमी तक लाभ पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। डोईवाला देहरादून की डीएम सोनिका सिंह तहसील के पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुड़ियाल गांव में पहुंची और गांव वालों की समस्या को सुना। इस मौके पर जिले के तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र की ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गांव में पहली बार डीएम देहरादून के पहुंचने पर गांव की महिलाओं में फूलों से डीएम सोनिका का स्वागत किया। डीएम देहरादून ने गांव के लोगों से उसकी समस्याएं सुनी और कई का मौके पर निस्तारण किया। जो बिजली का स्टेशन बनना है वहाँ पे उसकी हो गई है। रोड का जो इशू है उसमें हमारा डिस्कशन हो रहा है कैसे इसको डीजल की गंभीर समस्या उसके जो पुरानी लाइन थी उससे इस गांव को जो पानी की सप्लाई हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है और उससे इस गांव की पेयजल की व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है। उसी के क्रम में मैंने ऐसी साहब को कहा है कि खुद आके यहाँ का भ्रमण करके हैं और जो व्यवस्था हो सकती है कि 4 गाँव कहा जाता है कि वो आसपास जितनी हैं उनको पानी की इशूज़ आ रही है, तो उसके अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और उसी अनुसार समस्या एक अलग। डोईवाला क्षेत्र के तमाम पत्रकारों ने मिलकर होली मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राधा रानी के शानदार नृत्य से कार्यक्रम में उपस्थित लोग
झूम उठे। फूलों के साथ होली के रंग से पत्रकारों ने आम लोगों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के अध्यक्ष अजय राणा और पूर्व राज्य मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता करण वोहरा के साथ मधु थापा, शिव प्रकाश सोमवाल, रिटायर्ड कमांडर SS मथारू के साथ साथ तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षक सिद्धार्थ शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल, किसान उमेद वोरा, हनुमान चालीसा संगठन के अध्यक्ष मनीष सचवान के साथ तमाम पत्रकारों का सम्मान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकारों को और सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया और इनको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं कि इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके जो संदेश दिया कि होली का जो त्यौहार है उसको किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए। और ये रंगों का त्यौहार अपने आप में एक हर्षोल्लास खुशी का त्यौहार है। इसको हमने सब ने मिलजुल करके मनाया जाना चाहिए। ये एक संदेश पत्रकारों द्वारा दिया गया, ये अपने आप में बहुत अच्छी उपलब्धि। खबर लक्सर से है, जहां स्कॉलर होम इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में हरिद्वार के मुख्य क्षेत्राधिकारी के गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र अथवा समाज विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा रूपी हथियार से हर जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में वर्तमान के हालात और परिस्थितियों के मुताबिक गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर दिया जाना जरूरी है। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ब्रह्मपाल सैनी ने स्कूल की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सुनाई। उन्होंने कहा कि स्कूल का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक एवं गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ ही देश, दुनिया और समाज में हर रोज होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी देना है। ये क्षेत्र के विकास के लिए, और चूँकि बहुत अभी इतना विकसित क्षेत्र नहीं है ये, पर फिर भी नगर पालिका है लक्सर में, और वैसे यहाँ कई स्कूल हैं, बढ़िया हैं सारे स्कूल, पर हमने कोशिश ये करी है कि भाई इसमें और अच्छा हो। और कई चीज़ें जो परंपरागत तो होती हैं स्कूलों में, लेकिन कुछ हमने नए प्रयोग भी यहाँ पर किए हैं। और अभी चूँकि स्कूल नया है तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा। अगले 6-7 महीने में आपको बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। हमारे स्कूल के अध्यक्ष जी बैठे श्री करण पाल जी, और हम दोनों मिलके जो है इसमें पूरी कोशिश में हैं कि हम इसमें जो नई चीज़ें हैं, जो कि आकांक्षी जनपद भी है और आकांक्षी ज़िले में चूँकि एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और ये क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। गवर्नमेंट व्यवस्थाएं तो पूरी कर रही है, लेकिन बिना हम पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के हम पूरी तरह से हम सभी प्रकार की जनता को कवर नहीं कर सकते। हम इस क्षेत्र की शिक्षा के गुणवत्ता में विश्वास रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, और हमारे इस संस्था का जो लोगो है वो भी है ज्ञानम परम गेयम, नॉलेज इज सुप्रीम। इस उद्देश्य को हम लेके चले हैं और प्रयास करेंगे कि क्षेत्र के बच्चों को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें। उसके लिए हम तन मन धन से काम करेंगे और ये आशा करेंगे कि अगर क्षेत्र के बच्चों के पेरेंट्स से अगर सहयोग दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा नगर पालिका का वार्ड सिरौली कला को नगर पंचायत बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि जब तक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इसे नगर पालिका का क्षेत्र मानते हुए शीघ्रता से सिरौली में विकास कार्य कराए जाएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता किच्छा सिरौली निवासी नेमुल शाद खान का कहना है कि 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इसे नगर पंचायत बनाए जाने की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। तब से सरकार द्वारा नगर पालिका परिक्षेत्र में कराए जा रहे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं दिया जा रहा है। कोसी नदी में जो अवैध खनन हो रहा था उसको चैलेंज किया था बेसिकली, कि इस कोसी नदी में काफ़ी टाइम से अवैध खनन हो रहा है। और पहले भी हम इस ऑनरेबल कोर्ट में पहले भी आए थे माननीय उच्च न्यायालय में, और पहले भी डायरेक्शन 2019 में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का डायरेक्शन हुआ था।
और उसका टाइम पीरियड भी फ्रेम किया था ऑनरेबल कोर्ट ने 6 महीने का, जो अब तक गठित नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज टास्क फोर्स गठित होनी थी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित नहीं। उसके बाद दोबारा फिर हम आए, जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि डीएम के सामने आप पेश हों, और हम पेश हुए। और डीएम उधम सिंह नगर ने खनन विभाग और डीएफओ को सारे अभिलेख लेके अपने कार्यालय में बुलाया था। तारीख पड़ी, पर उसके बाद कोई उसके पे कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इस वजह से हम दोबारा फिर माननीय न्यायालय में आए। तो आज न्यायालय ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए, और उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट माना कि जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के 2019 के ऑर्डर है, तो उसको कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा। बरसात के मौसम में हरिद्वार में गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में दर्शाया गया कि हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई। तुरंत जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में क्विक रिस्पांस टीम चेक किया गया। एक और कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी विनय शंकर और एसएसपी अजय सिंह समेत तमाम अधिकारी डिस्प्ले और फोन के माध्यम से पल पल की अपडेट लेते रहे। दूसरी ओर श्यामपुर से होकर बहने वाली गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत बचाव का काम जारी रखा। इतना ही नहीं, मॉक ड्रिल में गंगा किनारे राहत बचाव शिविर तक भी लगाए गए थे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आपदा की सूचना मिलने के बाद रिस्पांस टाइम देखना ही मॉक ड्रिल का उद्देश्य था और मॉक ड्रिल में सभी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और पुलिस की एक व्यवस्था में ये रहता है कि जो हमारी जो ट्रेंड यूनिट है, चाहे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना कैसे मौके पर है, या किसी को वहाँ पर मेडिकल हेल्थ के लिए ले जाना है, गाड़ियों में ले जाना, तो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे वहाँ पर। और पुलिस भी एक कोऑर्डिनेशन के रूप में ही रहती है। तो जैसे मेन हमने देखा कि वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तत्काल वहाँ पहुँच जाए। जितनी गाड़ियाँ, राहत सामग्री, एम्बुलेंस आ रही है, वो कहीं जाम में ना फंसे, तो उसके लिए ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बढ़ी रहे। साथ ही साथ जो एसडीएम वहाँ पर, उनके साथ हमारे जो काउंटर पार्ट सीओ हैं और अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहें। तो पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, ये जो प्लान है या जो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें पुलिस भी एक अहम रोल कर रही है। सारे विभागों का इसमें रोल है। जैसे आपने देखा, स्वास्थ्य का है, सप्लाई का है, और भी अन्य विभाग है। जैसे हमारी मोटर बोट पहुँच गई वहाँ पर, जल पुलिस पहुँच गई। वहाँ पर रिलीफ का काम हमारा चल रहा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये है कि सूचना, जब सायरन बजा, सूचना लोगों को दी गई, तो उसके बाद रिस्पांस टाइम क्या था, हमारी जो आईआरएस सिस्टम से जुड़े हुए अधिकारी हैं कितनी देर में कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, इसको पूरा गोपनीय रखा गया था। ये लोगों को पता था मॉक ड्रिल होगी, लेकिन कब होगी आज ये किसी को नहीं बताया गया था। तो इसको हम लोगों ने फ्लैश किया जब 11:35 पर, तो हम लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन लिया कि कितनी देर में हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया। मौके पर जब बताया गया कितनी देर में वो पहुँचे हैं, कितनी देर में हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए उसको फॉलो किया गया। तो अभी तो इसका भी कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। इनिशियल रिस्पॉन्स इज बेटर, काफ़ी बेटर रहा। उत्तराखंड हाई कोर्ट में उधम सिंह नगर के कोसी नदी में अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व के आदेशों का पालन न कराने को लेकर चीफ सेक्रेटरी माइनिंग को 16 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि नियत की है। कोसी नदी में जो अवैध खनन हो रहा था, उसको चैलेंज किया था बेसिकली कि इस कोसी नदी में काफ़ी टाइम से अवैध खनन हो रहा है। और पहले भी हम इस ऑनरेबल कोर्ट में पहले भी आए थे, माननीय उच्च न्यायालय में, और पहले भी डायरेक्शन 2019 में एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का डायरेक्शन हुआ था, और उसका टाइम पीरियड भी फ्रेम किया था ऑनरेबल कोर्ट ने 6 महीने का, जो अब तक गठित नहीं हुई। किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज टास्क फोर्स गठित होनी थी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज गठित नहीं। उसके बाद दोबारा फिर हम आए, जिसमें डायरेक्शन दिया गया था कि डीएम के सामने आप पेश हों, और हम पेश हुए। और डीएम उधम सिंह नगर ने खनन विभाग और डीएफओ को सारे अभिलेख लेके अपने कार्यालय में बुलाया था। तारीख पड़ी, पर उसके बाद कोई उसके पे कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर इस वजह से हम दोबारा फिर माननीय न्यायालय में आए। तो आज न्यायालय ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए, और उन्होंने एक तरीके से कंटेम्प्ट माना कि जब स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के 2019 के ऑर्डर है, तो उसको कंप्लायंस क्यों नहीं किया जा रहा। चमोली में जन समस्याओं एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वार्ड में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 106 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 76 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सामाजिक पेंशन आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज की।
ट्रांसफर हुए हैं एरिया में आ गया है या बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। G20 का रामनगर में 28 से 30 मार्च तक आयोजन होगा, जिसकी जानकारी आपको बता दें। तैयारियां जो हैं वो उसको लेकर अधिकारियों ने कमर कसनी शुरू कर दी। G20 के सम्मेलन से पर्यटन नगरी का कायाकल्प भी होगा, वहीं जिसकी तैयारियां हैं उसको लेकर पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकुली क्षेत्र तक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अगुवाई में इसका सर्वे पूरा हुआ है, जिसमें रोडों के साथ ही जहां पर यह सम्मेलन होना है उसका भी सर्वे किया गया है। तीन दिन का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, रामनगर में होनी है और पंतनगर से लेके इस पूरे इलाके में इनफैक्ट हमारी जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, किस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है। और 3 दिन का ये इवेंट है जिसमें एक कल्चरल नाइट भी प्रस्तावित है, एक गाला डिनर भी प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस तो खैर है ही, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, ए ग्रेड व्यवस्थाएं हों, तो उसको देखने के लिए आज जायजा लेने यहाँ पे आए हैं। आईजी हमारे साथ हैं और बाकी जो प्रशासनिक टीम है वो भी यहाँ पे है और इस पर अभी तैयारी चल रही है। सड़कों को लेके पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे है, जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। योग नगरी में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के योग साधक गंगा तट पर अपने योग कलाओं का आदान प्रदान करेंगे। उत्तराखंड सरकार देश की तैयारी में जुट गई है। पर्यटन सचिव कुर्मे ने GMVN के गंगा रिसोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम सब यही था, तो कैसे करते थे पीछे साल मंडप है और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवहन मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, अर्थ मंत्री महोदय, वित्त उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या तैयारियाँ हो गई है? देखिए इस बार हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा जो है, बिहार स्कूल ऑफ योगा हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, दिशा फाउंडेशन हो, कैवल्य धाम हो, मुरारी देसाई इंस्टीट्यूट। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जमीन आसमान आपका ही तो है, ये कहना है गौतम का। सिसोदिया गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी जो है वो आक्रोशित है। पार्टी के नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। सीबीआई की टीम ने सिसोदिया को अरेस्ट किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सांसद गंभीर का तंज सामने आया है। गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये कहना है दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर का। जमीन आसमान आपका ही तो है। गिरफ्तारी पर तंज कसा है बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवेश, काफी वक्त से अटकलें लगाई जा रही थी, अब गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ है अपडेट इस वक्त? आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है? उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। प्रवेश जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही जो है आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता आरसीपी, गोपाल राय और संजय सिंह इस बात का बयान दे रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो सीबीआई ने जो शराब घोटाले में उनका नाम लिया है, उसको लेकर वो कल से इस बात की जो आशंका है जता रहे थे, उसको वो लगभग सही साबित हो गया। और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए सारी कार्रवाई की गई है। जी प्रवेश, क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या कुछ लीगली तैयारी की गई है मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी के बाद? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने आज जब उनको पुलिस ने डिटेन किया था, क्योंकि वो जबरदस्ती जो वहां पर धरने पर बैठ गए थे सीबीआई के आसपास के एरिया में, जब सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन वो बैठ गए थे। जब उनको डिटेन कर दिया गया था, थोड़ी दूर जाके उनको छोड़ा, तो उनका साफ एक ही शब्द कहना था कि हर हाल में हमें मनीष सिसोदिया को बचाना है, क्योंकि उन लोगों को मनीष सिसोदिया को निशाना बनाकर आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है। जी प्रवेश, अब क्या होगा? अब जैसे कि अब आम आदमी पार्टी इसको लेकर आगे धरना प्रदर्शन करेगी, या फिर जो न्यायालय के सहारे जो लगातार कहती रही है कि जो सिसोदिया हैं निर्दोष हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, क्या कुछ होने वाली रणनीति आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी आंदोलन का सहारा लेगी, क्योंकि आज स्पष्ट रूप से जो है संजय सिंह ने यह बयान दिया था, और सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने ये बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी जो है हिंसा का सहारा ना लेते हुए आंदोलन का सहारा लेगी। और सबसे पहले अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं, तो उन्होंने आज ये बयान दिया था कि सबसे पहले आंदोलन होगा, उसके बाद जो है जो भी लीगल फॉर्मेट होगा उसको देखकर मनीष सिसोदिया का बचाव किया जाएगा। जी प्रवेश, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो विवाद है, जो बयानबाजी रुक नहीं रहे हैं। पहले हमने एमसीडी सदन के इलेक्शन में देखा, और अब डिप्टी सीएम की जो गिरफ्तारी है, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? और इसके बाद क्या उतनी तेजी से आम आदमी पार्टी आगे अपनी रणनीति बनाएगी अपने फेवर में, या फिर बैकफुट पर चली जाएगी इस पूरी घटना के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब से इस शराब हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी सुकेश था, जिसने बयान दिया था, जो अब सरकारी गवाह बन गया है, उसने अपने बयान में साफ मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय को फाइल भेजी थी। और वहां से मंजूरी मिलने के बाद आज सीबीआई ने मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया को बुलाकर लगभग 8-9 घंटे के आसपास पूछताछ की। प्रवेश, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है मनीष सिसोदिया के लिए कि उन्होंने ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं किया है, कि वो दोषी हैं। प्रवेश, आपको रोकेंगे, इसी बीच आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कह रही है, आपको सुना देते हैं। आज इसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत। आज भारतीय जनता पार्टी को से अरविंद केजरीवाल से मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है
कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। आतिशी आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी का जो है आगे रहेगा? आतिशी एक एक करके सवाल ले लेते हैं। आप पूछ लीजिए मोहित जी पहले। मैम, ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप ये भी है कि सबूतों को नष्ट किया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को बनाना ही था। वरना 1 साल में 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीष सिसोदिया के पास, उनके बैंक में होगा, उनके लॉकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा, उनके गांव में होगा, उनके घर में होगा। लेकिन आज सीबीआई को सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफ्तारी करी है। क्या बहाना वो कागजों में लिखने वाले हैं, वो तो कल जब उनकी पेशी कोर्ट में होगी तब सामने आएगा। One question, would you not concede that his arrest is a real big blow for the Aam Aadmi Party and the government? And number 2, what will be your strategy from here on? Because how is the government going to deal with, subsequent arrest of one minister after another? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे देश का इतिहास और पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि जब जब तानाशाही सत्य को दबाने की कोशिश करती है, सत्य और मजबूत होता है। और उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतने ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।